वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है यूनिट 11 ऑफ कोर्स MPA 011 स्टेट, सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय राज्य की बदलती प्रकृति। ये एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूँ तो जरूरी विषय है। भारतीय स्टेट को समझना अक्सर एक पहेली जैसा हो जाता है। एक तरफ कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे कामयाब डेवलपमेंटल स्टेट्स में से एक है, और वहीं दूसरी तरफ इसे एक बड़ी नाकामी, एक डिजास्टर तक कहा जाता है। तो आखिर सच क्या है? आज की इस बातचीत में हम इसी उलझे हुए और विरोधाभासी नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नए राज्य के लिए आखिर क्या विजन था, क्या सपना देखा गया था। आजादी के बाद के ये शुरुआती साल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल थे। सोचिए, 1947 में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, फिर 1950 में हमारे संविधान ने उसे एक मजबूत कानूनी ढांचा दिया, और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के साथ विकास की एक दिशा तय की गई। इन्हीं 3 बड़ी घटनाओं ने उस स्टेट की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं। तो जो हमारे आज़ादी के बाद के लीडर्स थे, उन्होंने स्टेट के मिशन को इन 4 बड़े लक्ष्यों पर खड़ा किया। उनका मकसद सिर्फ एक सरकार चलाना नहीं था, बल्कि वो समाज में एक पूरा का पूरा बदलाव लाना चाहते थे। देश को एक करना, आर्थिक विकास लाना, सामाजिक बराबरी स्थापित करना और लोकतंत्र को मजबूत करना। अब ये जो बात है, ये बहुत दिलचस्प है। संविधान बनाने वालों ने इन बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्टेट को एक मॉरल कंपास दिया, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। ये सिद्धांत एक तरह से सरकार को लगातार याद दिलाते हैं कि उनका असली काम लोगों का कल्याण करना और एक न्यायपूर्ण समाज बनाना है। शुरू में जो स्टेट का मॉडल था वो बहुत सेंट्रलाइज था, मतलब नीतियां ऊपर से तय होती थीं, एक कमांड की तरह। लेकिन जैसे जैसे भारत का लोकतंत्र मजबूत होता गया, ये मॉडल बदलने लगा और जनता की मांगों की भूमिका बढ़ने लगी। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव हुआ कैसे। सोशियोलॉजिस्ट रूडोल्फ रूडोल्फ ने इस बदलाव को समझाने के लिए कमांड और डिमांड पॉलिटी का आइडिया दिया। कमांड पॉलिटी में सरकार यानी स्टेट तय करती है कि क्या करना है, लेकिन डिमांड पॉलिटी में जनता यानी वोटर्स अपनी मांगों के जरिए पॉलिसीज को आकार देते हैं, और भारत धीरे धीरे इसी कमांड से डिमांड की तरफ बढ़ा। तो सबसे अहम बात यह है कि इस बदलाव ने एक तनाव पैदा कर दिया। जब स्टेट को जनता की हर छोटी बड़ी मांग को सुनना पड़ा, तो उसकी लंबी अवधि की प्लानिंग और उसे लागू करने की क्षमता पर असर पड़ा, और इसी को कई स्कॉलर्स ने क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी यानी शासन क्षमता का संकट कहा। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में ये एक क्लासिक दुविधा है। इसे और भी आसानी से समझने के लिए चलिए एक क्लासरूम की मिसाल लेते हैं। कल्पना कीजिए कि भारतीय राज्य एक बहुत बड़ी और अलग अलग तरह के बच्चों से भरी क्लासरूम का टीचर है। इस क्लास में हर तरह के स्टूडेंट्स हैं। कुछ बहुत तेज हैं, कुछ को ज्यादा मदद की जरूरत है, और सबके अपने अपने सवाल हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारतीय समाज में हर तरह के लोग और समूह हैं। अब इस टीचर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ये स्लाइड उस दुविधा को बेहतरीन तरीके से दिखाती है। टीचर का एक लक्ष्य है एफिशिएंसी, यानी टाइम पर सिलेबस पूरा करना। ये स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ऑर्डर बनाए रखने की जरूरत जैसा है। लेकिन दूसरी तरफ है इक्विटी, यानी हर स्टूडेंट पर ध्यान देना, उनके सवाल सुनना, उनकी मदद करना, और ये समाज की न्याय और बराबरी की मांगों जैसा है। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो हमें वही लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें अतुल कोहली ने क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी कहा था। समाज में अलग अलग ग्रुप्स अपनी मांगे रखते हैं, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बढ़ता है, और स्टेट कभी कभी रियायतों और दमन के बीच फंस जाता है। इससे इंस्टीट्यूशंस की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भारतीय स्टेट फेल हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कहानी को वापस उस शुरुआती सवाल पर लाते हैं और देखते हैं कि इस पूरी उथल-पुथल के बीच भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1952 के पहले जनरल इलेक्शन में हर सीट पर औसतन 4 उम्मीदवार थे, और 1991 तक आते आते ये संख्या बढ़कर 16 हो गई। ये सिर्फ केओस नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। सुनील खिलानी का ये कोट इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से बताता है। पहले स्टेट एक दूर की चीज हुआ करती थी,
लेकिन अब वो लोगों की जिंदगी का सेंटर बन गया है। अब हर नागरिक ये महसूस करता है कि वो स्टेट पर अपना असर डाल सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है, भारतीय स्टेट की तमाम समस्याओं और चुनौतियों के बावजूद इसकी सबसे बड़ी सफलता एक इतने जटिल समाज में लोकतंत्र को न सिर्फ जिंदा रखना है, बल्कि उसे मजबूत और संस्थागत बनाना रही है। तो हमें ये सोचना होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है, क्या भारतीय राज्य अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी लोकतंत्र और विकास के बीच का ये नाजुक बैलेंस बनाए रख पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. Please do like, subscribe and share.